Hello students, myself Dr. D. Raj Rao, डीप केमिस्ट्री CLC सीकर। मेरे सर है राजेंद्र सर, राजेंद्र वर्मा सर। और हम लास्ट जो इसका ऑर्गेनिक का पोर्शन है, इसमें 45 नंबर ये है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर? जी सर। करें स्टार्ट सर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको एक कॉलम में कुछ पॉलीमर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, उनके टाइप्स हैं, और दूसरे साइड पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर फर्स्ट है फाइबर। फाइबर का मतलब है कि आपके पास ऐसा पॉलीमर है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा। तो अगर हम यहां पर इनको चेक करें तो सर हम यहां देख पा रहे हैं कि नाइलॉन 6 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। राइट, नाइलॉन 6 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि फाइबर जो है उसके लिए एग्जांपल कौन सा सेट रहेगा? नाइलॉन 6 रहेगा। बी पार्ट है इलास्टोमर, प्रत्यास्थ बहुलक। इलास्टोमर का मतलब है कोई ऐसा पॉलीमर जिसको आप फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, और फोर्स को रिलीज करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लेगा। तो ऐसा पॉलीमर अगर अपन यहां चेक करें तो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है सर? ब्यूना एन दिखाई दे रहा है। तो बी के लिए हमारे पास रहेगा ये सर एन क्या होता है? एन यहां पर रिप्रेजेंट करेगा एक्रिलोनाइट्राइल। राइट, एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर को रिप्रेजेंट करता है। सी पार्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में ऑलरेडी क्रॉस लिंक प्रेजेंट होते हैं। हम जब उनको हीट करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते हैं, यानी कि यूज एंड थ्रो पॉलीमर्स होते हैं। तो ऐसा जो पॉलीमर है वो सर हमारे पास कौन सा रहेगा? बेकेलाइट। और लास्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, यानी कि आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, फिर उसे यूज कर सकते हो। तो ऐसा पॉलीमर आप इससे रिलेटेड एग्जांपल कौन सा रहेगा सर? पीवीसी। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग सर थर्ड हो गया सर। थर्ड आंसर आ रहा है? थर्ड इज करेक्ट। ठीक सर। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर। मतलब वही सर ने पहले बताया था आपको फोर्स के बारे में, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग पूछा गया है बिल्कुल। कि वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट इन इलास्टोमर्स। बिल्कुल सही है, इसीलिए वो सर फ्लेक्सिबल होते हैं। हम्म। और सेकंड है फाइबर पोजेस द क्रिस्टलाइन नेचर। रेशियो में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वो एक तरह से सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है। सेकंड बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड है आयनिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये भी सही बात है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, उनमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है आपके पास। तो ये सारे सर तीनों सही हो गए कि सर या दो ही सही है? इसमें दो ही सही रहेंगे। अच्छा, दो ही सही है। मतलब ये आयनिक बॉन्ड जो होगा वो थर्मोसेटिक पॉलीमर में नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड तो आयनिक कंपाउंड में होगा। आयनिक कंपाउंड में। तो ये मतलब फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। तो फर्स्ट आंसर हो गया सर। राइट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ये आपको फ्री रेडिकल्स दिखाए गए हैं, और फ्री रेडिकल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो डाइमेराइजेशन रिएक्शन होता है। राइट। और डाइमेराइजेशन रिएक्शन होने से रिएक्शन में फ्री रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, और जब फ्री रेडिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो धीरे धीरे जो चेन रिएक्शन है वो रुकना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम फ्री रेडिकल का जो डाइमेराइजेशन है वो किस में काउंट करते हैं? चेन टर्मिनेशन में काउंट करते हैं सर। तो इसमें चेन टर्मिनेशन। जैसे सर ने ये बोला कि इसमें क्या है? फ्री रेडिकल है, फिर दूसरा फ्री रेडिकल म्यूचुअली कंबाइन हो रहा है। फिर जैसे आपने एल्केन में पढ़ते हो हैलोजिनेशन, तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में आती है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन स्टेप में तो क्या रेडिकल इनिशिएट होता है, बिल्कुल, और वो एक रेडिकल क्या करता है? न्यूट्रल पे अटैक करता है। बिल्कुल। और प्रोपोगेशन में क्या होता है? हर बार एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होता रहता है। बिल्कुल। और टर्मिनेशन में क्या है? जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल होते हैं म्यूचुअली कंबाइंड टू ईच अदर। बिल्कुल। तो वो स्टेप क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद चलता नहीं चलता। तो उसी स्टेप का है सर। बिल्कुल। तो ये थर्ड हमारा चेन टर्मिनेशन का। राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेकेलाइट। बेकेलाइट से रिलेटेड आपने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको हमें चेक करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इट इज ए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। राइट। तो ये राइट है, क्योंकि बेकेलाइट बनाने के लिए एक मोनोमर फिनॉल होता है और दूसरा मोनोमर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा।
सेकंड, इट इज ए लीनियर प्रोडक्ट। ये तो गलत है, ये तो गलत हो जाएगा, लीनियर गलत तो हो, लीनियर गलत हो जाएगा, तो लीनियर नहीं है, ये तो क्रॉस पॉलीमर होता है। क्रॉस है। तो ये यहाँ पर क्रॉस लिंक पॉलीमर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट इज यूजफुल इन मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड, तो ये भी करेक्ट है, ये इसका यूज है। हाँ। तो करेक्ट इन 3-4 में से हमें कौन कौन से करेक्ट मिल रहे हैं? फर्स्ट करेक्ट मिल रहा है, थर्ड करेक्ट मिल रहा है, फोर्थ करेक्ट मिल रहा तो है, third फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। राइट। तो ये जैसे कुछ यूज का क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें सर, ये जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं, स्विच बल्ब, जो स्विचेज हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेज जो हैं, इलेक्ट्रिक जो स्विचेज है वो भी इसी से बने होते वो बैकलाइट से बने होते हैं। हैं। तो ये भी ध्यान रखना, सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्विचेज भी मेटअप होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन बंद जैसे प्रबलता अंतरण वाला बहुलक कौन सा है? तो अभी थोड़ा देर सर ने पहला क्वेश्चन लिया था, तो जिसमें नायलॉन 66 नायलॉन फाइबर 66 था, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, मतलब कहने का मतलब पॉलीमर जो होते हैं उनमें वान डेर वाल फोर्स होता है, और वान डेर वाल में भी हम एक स्पेसिफिक टाइप लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक डाइपोल अट्रैक्शन का स्पेसिफिक टाइप है। और वैसे तो वान डेर वाल के होते हैं सारे वीक होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होता है अदर वान डेर वाल से। तो इसका मतलब सबसे प्रबलतर पूछा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर नायलॉन 66। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, राइट। इनको हमें चेक देखिए करना है। एनाल्जेसिक है, पेन किलिंग इफेक्ट। देखिए एनाल्जेसिक क्या होता है कि जैसे मेडिसिन आती है, मेडिसिन में हमारे पास जैसे एनाल्जेसिक होती है। अब वैसे तो देखें ना, तो कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन उसके 3 एक्शन होते हैं। एक तो क्या करती है वो पीड़ा को जो है कम करती है, मतलब पेन रिलीफ मेडिसिन बोलते हैं अपन, मतलब नॉर्मली लेमैन की लैंग्वेज में, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनाल्जेसिक बोलते हैं। फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। एंटी पायरेटिक भी होती है, फीवर वगैरह जो आते हैं उनको भी कम कर देती है। मतलब एक एनाल्जेसिक के वजह से 3 एक्शन होते हैं। तो हमारे पास एनाल्जेसिक और पेन किलिंग फैटी है, तो सही होगा, बिल्कुल सही। और फिर आता है एंटीसेप्टिक, किल द अरेस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, राइट। एक होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक तो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है। और एक जैसे किल करना है, तो किल करने के डिसइंफेक्टेंट काम में लेता है। तो ये सेकंड हमारा ये भी करेक्ट आ रहा है। फिर हमारा थर्ड आ रहा है एंटी हिस्टामिन इनहिबिट द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन, राइट। एंटी हिस्टामिन जैसे मतलब हमारे पास क्या है कि जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं, तो उसमें हिस्टामिन रिलीज होने लग जाता है, और हम जैसे भी जो भी एंटी कोल्ड जो देते हैं अपन, तो उसमें एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल सही, तो ये सब तीनों ही करेक्ट हो गए, बिल्कुल तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो थर्ड इज करेक्ट। Proteins which perform the role of biological catalyst in the body are called I. Here I refers to protein जो कि जैव उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का मतलब है जो केमिकल का रेट इंक्रीज करता है, और केमिकल का रेट इंक्रीज कर रहा है तो वो कैटलिस्ट है। और यहाँ पर बायो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो बायोकेमिकल का रेट इंक्रीज करने के लिए जो भी कैटलिस्ट हम यूज करते हैं अपनी बॉडी में होता है, तो वो कौन सा होता है सर? एंजाइम्स होते हैं। राइट। एंजाइम के बारे में तो वैसे बायो के स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तो काफी नॉलेज होगा, क्योंकि हम तो क्या बेसिक बातें ले रहे हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब देखिए ये वापस हमारे पास मेडिसिन के रिलेटेड ही कुछ वर्ड आ रहे हैं हमारे पास। मैं द कंपाउंड गिवन द कॉलम विद द फंक्शन टू गिवन द कॉलम फर्स्ट सेकंड करेक्ट। तो देखिए एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट, एक केमिकल, एक होता है इनहिबिटर, एक रिसेप्टर। देखिए कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में जाती है, तो एक तो क्या है, मेडिसिन की मिमिक्री करने वाले केमिकल रिलीज होते हैं, और एक क्या है, उसके अपोजिट काम करने वाले होते हैं। जो वैसा ही कोई काम बाहर से कोई केमिकल कर दे, तो उसको तो हम एगोनिस्ट बोलते हैं। एगोनिस्ट का मतलब साथ साथ जो जैसे मान लो कोई भी केमिकल अपन बाहर से दे रहे हैं और वही काम हमारी बॉडी में अंदर हो रहा है, लेकिन यदि कोई केमिकल उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो होता है एंटागोनिस्ट। तो सर उसके अकॉर्डिंग, और इनहिबिटर का मतलब देखिए यदि मिमिक आ रहा है, मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, इसका मतलब एगोनिस्ट हो गया। और मतलब बी के अंदर हमारा एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। राइट। एंटागोनिस्ट में बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, राइट। केमिकल कम्युनिकेट मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल्स, ठीक है। इनहिबिटर्स इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम,
एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोक देते रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर बाइंड टू ये क्रूशियल एक्ट टू द बॉडी मैसेंजर कम्युनिकेशन प्रोसेस भी, जैसे कहने का मतलब एक जो सेल होती है, सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटअप होते हैं, और उसी से जैसे अपन कोई भी केमिकल खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, तो वो क्या रिसेप्टर के थ्रू एक सेल में जाती है और सेल में जाकर के पर्टिकुलर सेल को इफेक्ट करती है, और उसी के कारण ये हमारे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, केमिकल इनहिबिटर, रिसेप्टर, ये सारी टर्मिनोलॉजी उसके रिगार्डिंग है। क्या सर? बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट चले सर, इसका आंसर तो बता दीजिए। अच्छा, इसका देखो, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा, अच्छा थर्ड हो गया, थर्ड आंसर है। ठीक है, क्योंकि वैसे बी से देख लीजिए, एंटा जो बी था ना एगोनिस्ट मिमिक, तो इसमें खाली फोर्थ से एक ही मैच होता है बी में, और बी में कहीं और फोर्थ B में नहीं, तो वैसे भी हमारा थर्ड हो गया। सही। 0.2% solution of phenol is A, while 1% solution of phenol is B. Here A and B respectively. कंपाउंड एक ही हमारे पास फिनॉल, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। राइट। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होने पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि वो कोई ऐसा केमिकल है जो हम लिविंग टिश्यू पर यूज नहीं कर सकते, और एंटीसेप्टिक जो होगा वो लिविंग टिश्यू पर यूज होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करें तो ये लो कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक हो जाएगा और हाई कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो इसके बेस पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट। तो देखिए, ये जो दो टर्मिनोलॉजी तो आप जानते हो, एंटीसेप्टिक तो सर ने बता ही दिया, डिसइंफेक्टेंट बता दिया, और एनाल्जेसिक मैंने थोड़ी देर पहले आप क्लियर किया था, पेन किलर। एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल जैसे एस्प्रिन लेते हो आप, ब्रूफेन लेते हो, ठीक है, सोडियम डाइक्लोफेनिक सोडियम ले रहे हो। और एंटीबायोटिक में हमारे पास कई एमोक्सिलिन है, क्लोरमफेनिकोल है, कई तरह के एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है, ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम है, इस तरह की हमारी कई एंटीबायोटिक इसमें केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में आप काफी देखते हो इसके बारे में। तो ये हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा युगल एनोमरों को प्रदर्शित कर रहा है? एनोमर्स क्या होता है सर? एनोमर का मतलब हुआ कि एनोमर आर साइक्लिक स्टीरियोआइसोमर्स बट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट इन साइक्लिक फॉर्म। तो साइक्लिक फॉर्म के बेस पर हमारा ये दोनों आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं। साइक्लिक में पहला दूसरा वैसे कैंसिल हो गया। अब एनोमर में एक और कंडीशन भी है। एनोमर में जो डायस्टीरियोमर हम सर चेक करेंगे, उन डायस्टीरियोमर में एक ही कायरल सेंटर ऐसा होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी सभी जगह सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ इनको और इनको कंपेयर करें तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। हाँ, मतलब फर्स्ट का चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सभी जगह चेंज हो रहा है। हाँ, सारे चेंज हो सभी चेंज हो रहा है। तो एनोमर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहने का मतलब हुआ कि ये तो सर इनेंशियोमर हो गए। बिल्कुल सही है। राइट, मतलब कहने का मतलब देखो, इनेंशियोमर होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गए। और एक हमारे पास वर्ड आ रहा है एनोमर, और एक वर्ड सर एपीमर भी होता है। हाँ, एपीमर होता है। एपीमर भी साइक्लिक के अंदर हमारे पास कोई, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, राइट, तो उसके लिए भी अपन यूज करते हैं। मतलब कहने का देखो कि एनोमेरिक कार्बन जो है ना, जैसे हमने बात करें कार्बोहाइड्रेट के अंदर फर्स्ट जो कार्बन होता है ना वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और बाकी जैसे मान लो फर्स्ट कार्बन के अकॉर्डिंग अपन यदि कॉन्फ़िगरेशन देखे चेंज हो रहा है तो वो तो आपका एनोमर्स बनेगा। और यदि मान लो फर्स्ट कार्बन को छोड़ के अदर कहीं पार्शियली चेंज हो रहा है तो वो एपीमर होता है। और एपीमर और एनोमर आर एग्जांपल ऑफ डायस्टीरियोमर। इसका मतलब डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, जो कभी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो कहने का मतलब ये दोनों कंपाउंड की एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। राइट, Which of the following statement is true about glucose? Glucose से रिलेटेड आपने को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ग्लूकोज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। CHO ग्रुप अपन देख लेते हैं, तो ये आपका एल्डोहेक्सेज हो गया सर। 6 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डोहेक्सोस, ये करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सेकंड देखिए, और हीटिंग विद HI इट फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। कहते हैं कि इसको HI के साथ हीट करेंगे, तो सर इसमें ये CHO
एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल मतलब ये N हेक्सेन C6H14 आ जाएगा सर, बिल्कुल, एल्केन दे देगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। ये पॉजिटिव सर 2.10 नहीं देगा, लेकिन सर एल्डिहाइड तो देते हैं। एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज मेनली साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता ये है। बोलिए सर ने कि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, यानी ये नहीं कहना है, मतलब ये हमारे पास एनसीईआरटी में भी बाकायदा लिखा हुआ है बिल्कुल। कि ये साइक्लिक फेवर को कर रहा है, इंडिकेट। ये लाइन जो है बहुत important इंडिकेट है। कर रही है कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। राइट राइट, तो इसकी सर क्वेश्चन all are correct। ऑल आर करेक्ट। सारे सही हो गए। ग्लूकोज यानी हमसे गलत कथन पूछा सर, गलत। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें लेना है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये तो ठीक है सर। बिल्कुल सही है। सेकंड, cyclic structure of alpha D glucose and beta D glucose is called pyranose structure। ये भी सही है। ये भी ठीक है। पायरेनोज, पायरेनोज का सर क्या मीनिंग बता दो मुझे। पायरेनोज का मतलब है कि हमारे पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 6 मेंबर्ड है, उसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी 5 उसमें क्या होंगे, कार्बन होंगे। तो उस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है वो पायरेनोज स्ट्रक्चर बनती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर। राइट, मतलब क्या है 6 मेंबर्ड रिंग होगी। बिल्कुल सही। थर्ड, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनेंटियोमर्स। इनेंशियोमर, ये तो गलत हो गया सर। बिल्कुल सही। अल्फा डी बीटा डी तो ये होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर, यानी क्या है बोल एनोमर्स होते हैं। तो ये गलत हो गया, एनोमर सर, ये इनेंशियोमर नहीं है। Cellulose is a straight chain polysaccharide made up of only beta glucose units। ये भी करेक्ट है। बीटा डी ग्लूकोज ही तो होता इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? है। देखिए ग्लूकोज के बारे में, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सब लोग आप जानते हो, और इसमें अपन इस तरह से अलग अलग कार्बन के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। जैसे ये OH ले लिया, H ले लिया, ये OH है, ये H आ जाता है, फिर ये OH आ जाता है, फिर ये H आ जाता है, ये OH आ जाता है, ये H आ जाता है, और फिर ये CH2OH आ जाता है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है एल्डिहाइड। अब ये जो लास्ट वाला जो आपका ये OH होता है ना, राइट साइड में आ रहा है तो वो D हो जाता है, क्यों सर? और ये यदि लेफ्ट आ जाता है वो L हो जाता है। मतलब D और L, कैपिटल D और कैपिटल L जो आ रहा है ना, वो हमारा लास्ट कायरल सेंटर पर OH राइट साइड में रिस्पेक्टेड टू द H, तो वो D हो जाता है। और बाकी एक देखो स्मॉल d और स्मॉल l भी होता है, तो वो क्या होता है हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज है लीवर रोटेटरी है, तो वो d और l जो वो एक्सपेरिमेंटल वो नहीं बता सकते अपन, लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L नोमेनक्लेचर से अपन ये बता सकते हैं। तो इसमें एक बात ये भी सर मैं बता दूं कि इनमें कायरल सेंटर भी कई बार पूछ लेता बच्चे, और क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। तो कायरल सेंटर हम देखें तो एक कायरल सेंटर ये हुए 2 3 और ये 4, क्यों सर? 4 कायरल। इसमें 4 कायरल सेंटर हो जाते हैं, और 4 कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर है 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाते हैं, 16। और फ्रक्टोज के 8 हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही कायरल सेंटर होते हैं। वेरी सही। तो ये हमारे पास है। Which of the following is not true about amino acids? नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड। Alpha amino acids are constituents of all proteins। प्रोटीन को अगर हमें बनाना है तो हमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना होगा, और उसमें जो मोनोमर यूनिट रहेगी वो अल्फा अमीनो एसिड्स रहेगी। तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स। अल्फा अमीनो अम्ल सभी प्रोटीनों के घटक होते हैं, ये स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। एलेनिन हैविंग 1 अमीनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी सही है। एलेनिन का न्यूट्रल अमीनो एसिड है। हाँ। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया सर, और एक इसमें हो गया अमीनो, 3 कार्बन का हो गया। ये इसके अंदर एलेनिन। एलेनिन। थर्ड, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। ये गलत हो गया सर, नेचुरल सर एल होते हैं, एल होते हैं। डी नहीं होते, बिल्कुल सही। तो ये गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट एक और देख लीजिए। नॉट ट्रू, तो क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और देख लीजिए। एक आप और देख लें। ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल नहीं, अकायरल मॉलिक्यूल होगा।
तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। राइट, यही एक ऐसा नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव यही की होगा, बाकी जो 19 सारे बचेंगे optically active हैं। वो ऑप्टिकली मतलब सर एक्टिव कहना चाहते हैं कि टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं नेचुरली। जिनकी स्टडी हुई नेचुरली, और जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते बिल्कुल हैं। सही। एसेंशियल जो बॉडी में हमारे एक तो क्या सिंथेसाइज होते हैं और एक बाहर डाइट के थ्रू लेते हैं अपन। तो जैसे हमारे पास 10 एसेंशियल, और 10 एसेंशियल में भी आप जैसे कुछ बच्चों ने जैसे ट्रिक बना के भी याद कर रखी हुई, बायो में भी याद करते हैं विम टाल पाथ के नाम से, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, इस तरह से बच्चों ने ऐसे याद भी करके बायो में कि 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। और ज्यादातर अमीनो एसिड जो होते हैं ना बेटे, वो एल पाए जाते हैं, वो डी नहीं होते। जैसे ग्लूकोज हमारा डी फॉर्म में होता है नेचुरली, लेकिन अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो एल और डी का मीनिंग ये होता है कि जैसे हमारे पास ये COOH ग्रुप आ गया और ये NH2 ग्रुप आ गया और H के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे पास R हो गया। तो ये NH2 जो है H के रिस्पेक्ट में क्या लेफ्ट साइड में होता है, तो अपन इसको बोलते हैं L अमीनो एसिड, और यदि ये NH2 राइट साइड में होगा तो वो D हो जाता है। तो ज्यादातर केस में नेचुरली जो पाए जाते हैं वो L पाए जाते हैं, D नहीं पाए जाते हैं। और एक अमीनो एसिड में ये बात ध्यान रखनी है कि ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। और अमीनो एसिड में एक ज्विटर आयन फॉर्मेशन भी होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। इस कारण अमीनो एसिड क्या होते हैं, एक तरह से आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर आ जाती है। इंट्रामोलिकुलर ज्विटर आयन, ज्विटर आयन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीएच पर वो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड को माइग्रेट नहीं करता है। बिल्कुल दिस पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बिल्कुल। तो ये सारा अमीनो एसिड के बारे में मैंने सब थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों को ताकि याद हो जाए। Which of the following is incorrectly matched? निम्न में से कौन सा सही तो सुमेलित इसको ये जरूर ध्यान से पढ़े, इनकरेक्टली पूछा है, अगर सब पढ़ने में यहाँ गलत हो जाती है, करेक्ट पूछा है, जल्दबाजी में गलत कर देता है, तो इनकरेक्ट है। गट्टा पर्चा, अब गट्टा पर्चा इनमें से हमें चेक करना है ये मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर है ट्रांस, तो आइसोप्रीन पॉलीआइसोप्रीन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन और एक होता है ट्रांस। जो सिस पॉलीआइसोप्रीन है वो नेचुरल रबर है और जो ट्रांस है वो गट्टा पर्चा है। इसका मतलब यहां पर जो मैच दिया गया है वो करेक्ट है। तो सर गट्टा पर्चा तो क्या जैसे काफी डेंटिस्ट में बहुत यूज होता है, हाँ, रूट ड्यूरिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी में। तो जब वो फिल करते हैं ना सर, लास्ट में जब आरसीटी कंप्लीट के डेंटिस्ट उसको मतलब पैक करता है तो वो जीपी पॉइंट से करता है, और जीपी पॉइंट जो है पॉलीट्रांस आइसोप्रीन होता है। ये सही है, ये सही हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड अमीनो एसिड, विटामिन सी है सर। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड अमीनो एसिड नहीं, विटामिन सी है। तो इनकरेक्टली मैच्ड, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्टली मैच आंसर न्यूक्लिक एसिड जो है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, राइट, ये सही है। और लैक्टोज हमारे पास डाइसैकेराइड होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट चलिए सर। नेक्स्ट, Which of the following is a copolymer? सह बहुलक। कोपोलीमर का मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट मोनोमर्स होने चाहिए। दो डिफरेंट मोनोमर है तो को है, और एक सर होमोपोलीमर होता है जिसमें सेम मोनोमर है। बिल्कुल सही। तो पोली प्रोपाइलिन, तो इसमें जो मोनोमर होगा वो प्रोपाइलिन होगा, सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा होमोपोलीमर का एग्जांपल हो गया। बेकेलाइट, बेकेलाइट में जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो दो कोपोलीमर हो गया, कोपोलीमर हो जाएगा। पीवीसी, पीवीसी में मोनोमर यूनिट वाइनिल क्लोराइड होती है, और पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, स्टाइरीन होती है। तो ये भी होमोपोलीमर है, ये भी होमोपोलीमर है, ये भी होमोपोलीमर है। इसमें बेकेलाइट कैसा होगा, कोपोलीमर सहयोग। जैसे देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास थाइलिन का अपन एग्जांपल लेते हैं ऐसे, और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये जेड ले लिया, अब इसमें क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन होता रहता है, और हम इस तरह से इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एन आ जाता है और ये पॉलीमर बन जाता है। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब यदि हम जेड की जगह एच ले लेते हैं तो वो हो जाता है पॉलीथिन, और यदि जेड की जगह हम CH3 ले लेते हैं तो वो हो जाता है पॉलीप्रोपाइल, और जेड की जगह हम Cl ले लें तो वो हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
और यदि हम जेड की जगह सॉरी स्टायरिन तो सिर्फ अलग ग्रुप हो गया ना, ये CH++CH2 ये स्टायरिन हो गया। तो यहाँ पर मतलब कहने को बेंजीन ले ले तो वो पॉलीस्टायरिन आ गया। तो ये सारे जो है ना, इनमें सारे यूनिट के एक ही है। तो ये सारे होमोपॉलीमर के एग्जांपल है। और ये जैसे हम 11th में पढ़ लेते हैं ये वाला पार्ट, तो और बेकेलाइट है, नायलॉन 6 है, ये 12th में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बेकेलाइट जो है वो कोपॉलीमर का सर ने बताया कि जैसे 2 डिफरेंट यूनिट होती है और एक मोनोमर यूनिट होती है, मतलब सेम मोनोमर यूनिट होती है। क्यों सर? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सेकंड आ गया। सेकंड आ गया। अगले बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या होगा सर? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया क्या, जैसे अभी कोई भी पॉलीमर होते हैं नेचर में, तो बैक्टीरिया क्या डिकम्पोज कर देता है उनको, डिकम्पोज करके और पोल्यूशन नहीं बनाता। लेकिन जो पॉलीमर होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, तो वो क्या पोल्यूशन का कोज हो रहा है आजकल, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ रहे हैं। बिल्कुल सही। उसके कारण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब वो पॉलीमर हुआ, सर का कहने का मतलब है जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होकर के वो किस में कन्वर्ट होते हैं? नेचर के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे CO2 हो गया, आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, या नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज नेचुरल है, नेचुरल। बाकी तो सारे आर्टिफिशियल। तो ये बाकी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। ये डायरेक्ट ये सर नेक्स्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये तो सीधा याद करने वाला है सर। ये तो सीधा इसमें सर ये थोड़ा गड़बड़ नहीं है, 6 कैसे है सर? 3 नहीं है यहाँ पर, नहीं ये सही है। सही है। अगर हम इसको अच्छा मतलब मोनोमर के डाइमर फॉर्म में लिख देता है, ठीक है, इस फॉर्म में हो। हाँ तो ये डाइमर, ये डाइमर फॉर्म है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड मिक्सचर। इसमें एक्चुअली एक्टिव साइट जो है वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की होती है। ये पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और ये अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं पॉलीमर चैप्टर में, तो जनरली जो पॉलीमर बनता है वो लीनियर पॉलीमर बनता है। राइट। क्लोरामफेनिकोल आपके पास एंटीबायोटिक हो गई है, और ये कैसी एंटीबायोटिक है सर? एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या? हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। राइट। एंड 2 तरह के पहला वाला तो वर्ड सर आपको पहले ही बता दिया, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो और एंटी फर्टिलिटी जो फर्टिलाइजेशन को कम करती है, कंट्रोल करती है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल में काम आ रही है, जो मालाडीस है, लीन जो है ये काम आती है। और एंटी हिस्टामिनिक जो जुकाम में, सर्दी जुकाम में हिस्टामिन को रोकने का, हां क्लोरफेनार्मिन जैसे वेलेट आ रहा है, सिट्राजिन, एविल है। बिल्कुल सही। और ये जो आ रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, मैं इसका बारे में बताऊं थोड़ा सा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को कवर कर लेती है। दोनों मतलब जैसे बहुत ज्यादा कोई सीवियर इन्फेक्शन पेशेंट को होता है, तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मारना जरूरी होता है, दोनों के साथ इफेक्टिव है। क्लोरामफेनिकोल इफेक्टिव एंटीबायोटिक आ जाती है। और अगर कोई एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव किसी एक के लिए करे तो वो नैरो स्पेक्ट्रम है। वो नैरो स्पेक्ट्रम, वो ऑल टाइप बैक्टीरिया कवर नहीं करेगा। हां बिल्कुल। ये सेकंड हो गया सर। क्लोज नेक्स्ट चले। रेनाइनिक डिटर्जेंट पूछा है, एनाइनिक डिटर्जेंट यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो हम देखें ये कैटाइनिक डिटर्जेंट, ये तो कैटाइनिक हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया। और ग्लिसरीन ऑलेट इमल्सिफायर होता है, न्यूट्रलाइट हो गया। और सोडियम स्टीरेट साबुन है, ये भी आंसर नहीं होगा। सोडियम लॉरेन सल्फेट को हम क्या कहेंगे? एनाइनिक डिटर्जेंट। एक्चुअली में यहाँ पर एक लॉन्ग चेन एल्कोहल्स हैं, और उन एल्कोहल्स को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें एल्कली ऐड करेंगे तो यहां पर इस तरह का हमें डिटर्जेंट मिलेगा। नेगेटिव पार्ट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एनाइनिक डिटर्जेंट। फोर्थ हो गया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेचुरल प्रोडक्ट सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिस यूनिट होती है, सिस सारी पर्चा में ट्रांस होती है, इसमें सिस होती है, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। फोर्थ हो गया सर। फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत पूछा फिर वापिस। ये बड़े ध्यान से देखने वाला होता है, अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन it is synthesis require dioxygen or a peroxide initiator as a catalyst। ये तो होता है सर। ये होता है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। It is used in manufacture of bucket, dustbin। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन नहीं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए। हाई डेंसिटी में बकेट बाल्टी वगैरह जो बनाते हैं, और लो डेंसिटी में मतलब बच्चों के टॉयज है, स्क्वीज बोतल है, हल्के वाले, हाँ, वो उससे बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है सर इसमें। हाँ, प्रेशर लगभग 1000 से लेकर के 2000 एटमॉस्फेयर के काम में आता है। राइट। इट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा सर, तो सेकंड हो गया। सेकंड आंसर आ गया। Which one of the following statements is correct? कौन सा सही है ये हमें देखना है। अमीनो एसिड में से है ये? राइट। ऑल अमीनो एसिड आर एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं, ये गलत हो गया। एक्सेप्ट ग्लूटामिक नहीं आएगा यहाँ पर। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हाँ, ये तो ऑप्टिकली खाली एक्टिव होता है। ग्लाइसिन ग्लाइसिन होना चाहिए था। गलत हो तो ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, और हमसे पूछा है यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये यहाँ गड़बड़ हो गया। ऑल अमीनो एसिड नहीं, ग्लाइसिन नहीं होता है। ग्लाइसिन नहीं है। फोर्थ है ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये सही है। ये सर सही बिल्कुल। राइट। Which one? म्यूटा रोटेशन पूछा सर। म्यूटा नॉट शो म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं प्रदर्शित करता है। जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायक शर्करा है, तो वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर है वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। तो फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, मेटा रोटेशन शो करेगा। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, मेटा रोटेशन शो करेगा। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सेकंड आंसर आ जाएगा। राइट। तो सर ने बोला कि ऑल रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे पास म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, और ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग हो गया। म्यूटा रोटेशन को अब अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो जो भी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। और ये जो चेंज होने का जो प्रोसेस है ऑप्टिकल रोटेशन में, उसी के लिए हमें क्या वर्ड यूज करना होता है, म्यूटा रोटेशन। मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। जी सर, नेक्स्ट। Which among the following is a tranquilizer? ट्रैंक्विलाइजर मेंटल पेशेंट को देते हैं। मेंटल पेशेंट यानी कि जिस पेशेंट के अंदर कोई एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, उसे तनाव हो रहा है, तो उनको रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर प्रशांत कहलाती है। तो इनको अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वेनिल आएगा। ओमेप्राजोल, सिमेटिडिन, ये तो एंटासिड हो गए। ये दोनों एंटासिड। प्रोमेथाजिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाँ एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। Which of the following is correctly matched? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? सुक्रोज म्यूटा रोटेशन, अभी हमने शो ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेगा ये था। तो सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता, नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, ये यहां गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये अल्फा नहीं, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, बीटा होना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है, ये सही होगा क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है, पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देगा। सुक्रोज होमो डाइसैकेराइड है, ये गलत होगा क्योंकि सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो होमो नहीं हेट्रो होता है। तो कौन सा मिलान सही है, करेक्टली मैच इसमें कौन सा किया गया है? थर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये परिवर्ती गुणन नहीं करेगा, ये गलत हो गया। और इसमें सर ने बताया कि ये यहाँ पर आएगा बीटा आएगा, और ये जो होमोनी आएगा हेट्रो आ जाएगा। हाँ सर, ये सॉलिड के फॉर्म में मैंने अभी बताया था ज्यूटाराइड,
तो ज्यूटराइन में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, तो आप ये देख लीजिए कि एक में NH3 प्लस और एक में COO नेगेटिव, तो ज्यूटराइन अवस्था में ये पाई जाएगी। ये दोनों यहाँ पर ये गलत हो गए सर, दोनों नहीं होंगे। देखिए पहले तो ये होगा नॉन आयनिक फॉर्म में और फिर ये ज्यूटराइन बन जाएगा, मतलब आयनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो पहला ये इंट्रामोलिकुलर ये H प्लस और ये NH2 है ना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव NH3 प्लस, तो नॉन आयनिक फॉर्म में ज्यूटराइन आपका ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है सर। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है, तो ये जैसे हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड दे रखा है, एसिडिक अमीनो एसिड है। तो एसिडिक में सर ये होता है कि इनका पीके जो है 2 का डिवाइड कर लेता है, और बेसिक में क्या करते हैं सर, जो इनका पीके बी होता है उन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एसिडिक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो दोनों 2 और यहाँ जो वैल्यू है 4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसमें आ जाएगा PKA1 प्लस PKA3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है, इसके लिए जो PKA है उसको हम जनरली PKA1 यूज करते हैं, इसके लिए जो PKA लिया जाता है उसे PKA2 लिया जाता है, और अगर इसमें यहाँ पर एसिडिक पार्ट है या बेसिक पार्ट है तो उसको PKA3 लिया जाता है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो PKA1 प्लस PKA3 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा सर? थर्ड आंसर। ये केमिकल रिएक्शन है, तो हमें इस केमिकल रिएक्शन को पहले कंप्लीट करना होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कंडीशन हमें क्या प्रोवाइड कर रही है कि इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं सर। ठीक है सर, कैटालिटिक हाइड्रेशन एल्काइन का। एल्काइन में ये एसिटाइलिन है, और एसिटाइलिन में जब हम वाटर को ऐड करेंगे पहले तो विनाइल अल्कोहल बनता है। हाँ, पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा, टोटोमेराइज ये टोटोमेराइज हो जाएगा। CH3CHO बनेगा, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया A। अब A में अमोनिया प्लस HCN से रिएक्शन करवानी, तो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया, ये वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब हमें इसमें क्या करना है, HCN को भी ऐड करना है। ये यहां से रिलीज होगा, तो नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, H के साथ, और CN यहां पर अटैच हो जाएगा, तो CH3CH CN, और यहां आ जाएगा सर NH2। अब इसका क्या करना है सर, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कौन से ग्रुप का होगा, CN का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पर क्या आएगा, COOH आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी सर, एलानिन, 3 कार्बन का अमीनो एसिड। हाँ सर, वह पदार्थ जो साथ को दूर करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये तो आप याद रखिए, ये तो याद रखने वाली बात हो गई। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के बारे में बात कर चुके अपन पहले। एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जो बेहोश करने की मेडिसिन होती है, अनकॉन्शियस करने के लिए जो लेते हैं अपन। लोकल एनेस्थेटिक भी होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक भी आते हैं, जैसे लोकल एनेस्थेटिक डेंटिस्ट भी यूज करते हैं काफी। नेक्स्ट देखिए अपन, इनवर्ट शुगर पूछा सर। इनवर्ट शुगर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D और L फ्रक्टोज। तो इसकी रिएक्शन लिखिए सर। हाँ जी, C12H22O11, ये सुक्रोज है, सुक्रोज हो, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, राइट। इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं इन एसिडिक मीडिया, एक हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और एक हमें मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज।
ये सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये जो मिक्सचर बना है ये कंप्लीट मिक्सचर लीवोरोटेटरी है। इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। क्यों सर? दोनों का इक्विवेलेंट मिक्सचर हो जाएगा सर। हाँ, दोनों का इक्विवेलेंट जो मिक्सचर बनेगा उसी मिक्सचर को क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर अपवर्ड सर्कुलर। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इसको बोला जाता है। मतलब कहने का सुक्रोज का रोटेशन था पॉजिटिव, हाँ, और मिक्सचर का होगा नेगेटिव, तो वो इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होना चाहिए और डी ही फ्रक्टोज होना चाहिए। डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज होना चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। जो नासिक शास्त्र पीड़ाहारी भी है, तो दोनों काम होने चाहिए। पहले पैरासीटामोल हो गई, ये मैंने पहले फर्स्ट में क्वेश्चन बताया था कि जो भी पेन किलर होते हैं उनके 3 एक्शन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। बिल्कुल सही। तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इसका आंसर है। एक इस ठीक है सर। which statements is are correct about sucrose? हाँ सर, करेक्ट पूछा सर। हाँ करेक्ट पूछा, सत्य कथन पूछा। C1 alpha OH of glucopyranose is linked with C2 beta OH of fructofuranose। सुक्रोज में अभी हमने पिछला जो एग्जांपल किया था वहां पर था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म में होती है 6 मेंबर्ड और फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग में होती है 5 फ्यूरिनोज। तो C1 ग्लूकोज का यूज होगा और C2 फ्रक्टोज का यूज होगा। सही है सर? सही हो गई। नेक्स्ट, C1 बीटा ग्लूको, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये गलत हो गया। क्योंकि C1 अल्फा होना चाहिए। हाँ, ये गलत हो गया। इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, Non-reducing। तो ये रिड्यूसेस नहीं होगा। और मीटर रोटेशन शो नहीं करता। म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं, नहीं करता। फर्स्ट कर। आंसर क्या आ जाएगा सर? फर्स्ट आ जाएगा। अब आ रहा है इसका मैच द कॉलम का TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये तो सर एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोसिव है, ये तो एक्सप्लोजिव होता है। तो Explosive सर एक्सप्लोजिव में तो है। खाली एक ही मैच होता है। ये यही मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर वैसे यही हो जाएगा। सुक्रोलोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। राइट। सुक्रालोज क्या है? जैसे ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ये एंटासिड हो गया, एंटासिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है। सोडियम लोरिल सल्फेट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एनानिक वो क्लींजिंग एजेंट, हाँ, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट था, तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। साबुन को पुतिरोधी बनाने के लिए, ये बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मतलब बिथेनॉल जो है उसके अंदर ऐड कर लेते हैं और जो एक एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। बिल्कुल। तो बाई थायोनॉल जो जैसे है, नॉर्मली आप जैसे कोई मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहां यदि बोलोगे ना मेडिकेटेड सोप दो, तो मेडिकेटेड सोप में बिथेनॉल ऐड होता है। बिल्कुल। कोई एंटीसेप्टिक, जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई जैसे मान लो फेस पर इन्फेक्शन हो रहा है, उसको अपन को वॉश करना है, तो अपन क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक साबुन यूज करते हैं। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? थर्ड। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग ऑफ एग इज कॉल्ड। अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी के प्रोटीन का स्कंदन, कोएगुलेशन, यानी कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है सर? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि डीनेचुरेशन देखिए क्या होता है। डीनेचुरेशन में प्रोटीन में जैसे 3 टाइप के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। बिल्कुल सही। और इसमें क्या होता है कि जब भी डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, मेंटेन रहती है। तो मेंटेन रहती है हमारे पास। तो ये बोला इरिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचुरेशन, मतलब अनुत्क्रमणीय प्रोटीन विकृतीकरण। और अंडे के अंदर क्या हमारे पास एक तो होता है येलो पोर्शन और एक होता है व्हाइट पोर्शन। तो येलो पोर्शन जो है ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और ये व्हाइट पोर्शन एल्बुमिन प्रोटीन होती है। जो एंटीजन एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनते हैं वो बनते हैं येलो से, और ये जो हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करती रहती है तो वो हमारे पास एल्बुमिन करता है। बिल्कुल। तो ये बायो के स्टूडेंट है, वैसे पता भी है और वैसे थोड़ा सा और भी हम बता देते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों को याद है। इसमें
डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होती है, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, Right. क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। इनकरेक्ट पूछा सर। इनकरेक्ट पूछा। फिनाइल एलेनिन इज ए नेचुरल अमीनो एसिड, ये तो करेक्ट है। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये तो करेक्ट है। अल्फा अमीनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, ये भी सही, ये भी करेक्ट है। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ग्लाइसिन तो सर इनएक्टिव होता है, बिल्कुल सही। सही बात है। एलेनिन इज एसिडिक, एसिडिक नहीं होता, एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो यहां पूछा है इनकरेक्ट, असत्य, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक नहीं कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट है, इनको चेक करके शेविंग शॉप जो होती है, ये साबुन जो होती है वो अलग अलग टाइप की साबुन आती है। तो शेविंग शॉप जो है उसमें ग्लिसरॉल होता है कि सॉफ्ट करने में काम आती है, दाढ़ी को सॉफ्ट करना है तो ये तभी रेजर से बाल हटेंगे, और हार्ड होंगे तो हटेंगे नहीं जल्दी से। सही है। तो ये तो सही, ठीक लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल सही। और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होते एंटासिड हैं, होते हैं, ये भी बड़ा ठीक है। और एक गम रोजिन एडेड टू द व्हाइल मेकिंग द शेविंग शॉप, तो शेविंग शॉप में क्या करते हैं, गम रोजिन जो होता है वो भी ऐड कर देते हैं। ये भी क्या करता है, सॉफ्ट करता है और स्किन को डिहाइड्रेशन को रोकता है। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। सही लग रहा है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए सर, ये साबुन जो है अलग अलग तरीके के हमने बात करी सारी, और ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट करता है, ग्लिसरॉल से सॉफ्ट होता है सर। और कई में सर ऐसे भी होता है ना, जैसे एक टॉयलेट सोप आता है और एक जैसे बाथिंग सोप आता है, तो इनके अंदर क्या होता है, टोटल उनके ऊपर लिखा भी होता है, TNT लिखा होता है, TNT वैल्यू। जैसे इनमें टोटल ग्लिसरीन है ना, जिनमें ज्यादा आता है, अबव 70% आता है ना, तो वो तो अपन के नहाने में यूज कर लेते हैं। और जो TNT जिनका कम आता है वो क्या, जैसे हाथ धोने में, जिनको नाम जरूर टॉयलेट सोप लिखा होता है लेकिन ये नहीं कि वो टॉयलेट में यूज होती है। भी जैसे TNT वैल्यू जो टोटल ग्लिसरीन जो लेवल है ना, तो वो उनका ज्यादा होता है, 70% 80% होता है ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ग्लिसरीन क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है और स्किन में डिहाइड्रेशन को रोकता है, तो वो सॉफ्ट में काम आ जाता है। तो ये अपन नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमर, एक बहुलक का एग्जांपल कौन सा है? तो ये तो अपन बात कर ही ली सारी चीजें। क्लोरोप्रिन, ये तो सर मोनोमर होता है। 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड हो गया। पोली आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर हो गया। पॉलीमर हो गया। और हमसे पूछा है, एक बहुलक ही पूछा था, बहुलक पूछा है, तो थर्ड इज करेक्ट। ओसाजोन इज ऑब्टेन्ड बाय द, ओसाजोन किसके द्वारा मिलेगा? तो ओसाजोन का मतलब है कि जैसे आप कोई ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन करा देते हो फेनिल हाइड्रोजन के साथ, फेनिल हाइड्रोजन के इसमें 3 मोल यूज होते हैं। हाँ 3 मोल यूज, और अपने दिखते हैं इसमें 2 है, 2 है, क्योंकि एक रिडक्शन में यूज हो गई। हाँ। तो टोटल इसमें 3 मोल कंज्यूम हो जाते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि अब आपको ऐसे पूछेगा अभी ओसाजोन है और इसमें कितने मोल फेनिल हाइड्रोजन के कंज्यूम है, तो यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो डायरेक्ट तब आपको लगेंगे बेटा 2, लेकिन रियल में होंगे 3। तो ये ध्यान रखना, ग्लूकोज का ओसाजोन और मेनोज का सेम ही बनेगा। ओसाजोन सिमिलर तभी हो सकता है जब हमारे पास ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम हो, जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि C3, C4 और C5, C3, C4, C5 जो कायरल सेंटर है, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम रहेगा तो ओसाजोन सेम बन जाएगा, और यहां पर अगर चेंज हो गया तो ओसाजोन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज, इनमें सिर्फ कहां पर चेंज होता है, सेकंड कार्बन सर। ग्लूकोज का ये जो सेकंड कार्बन आता है इस पर सर वो जो OH का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है, तो वो मेनोज आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? और मेनोज जो है वो एक तरह से डायस्टेरियम ही हो गया सर। हाँ, डायस्टेरियम के एग्जांपल हो गया। मतलब जैसे कि मैं ये कहूँ कि एपीमर है, एनोमर जो है, ये सारे क्या डायस्टेरियमर होते हैं, जो कभी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, अपन उनको डायस्टेरियमर बोलते हैं। हम इनकी स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर बना के देना चाहें तो
यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, कौन से कार्बन पर? C2 कार्बन पर। Right. ये सर ने देखो स्ट्रक्चर भी बना दी है ताकि आपको इजी कोई भी मेनोज हो गया सर। हाँ, ये वॉच आपका जो है इसमें राइट है तो इसमें एक में लेफ्ट है। ये मेनोज हो जाएगा और ये ग्लूकोज हो जाएगा। इसका मतलब मेनोज है ग्लूकोज का आइसोमर है। Right. तो ये हमारा देखिए पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ हमने पूरा एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश की है। क्यों सर? बिल्कुल ताकि और इसमें याद करने वाला कंटेंट भी है बेटा, ज़्यादातर कंटेंट है वो याद करने वाला है। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी है, कुछ बायो के स्टूडेंट हो आप तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी जानते हो, और मैंने भी एज ए डॉक्टर होने के कारण मैंने भी कुछ चीज़ें आपको और बता दी। ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, इतना टाइम नहीं रह पाता है, और बाकी आप सब लोग अच्छे से कवर कर लोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। जय CLC। जय CLC।